जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो एक बम से तबाह हुई बिल्डिंग में शुरू हुई हो, वो आज पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट पर राज कर सकती है, म्यूजिक से लेकर मूवीज और वीडियो गेम्स तक। ये कहानी है सोनी की, मलबे से उठकर एक ग्लोबल एम्पायर बनने की। तो चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तरफ है 1946 का युद्ध में बर्बाद टोक्यो और दूसरी तरफ आज का $100 अरब का विशाल एंटरटेनमेंट एम्पायर। ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में एक पूरी कहानी है और ये दिखाता है कि सोनी ने कितना लंबा सफर तय किया है। ये सब कुछ शुरू हुआ था खंडरों के बीच देखे गए एक सपने से, और ये सपना देखा था दो कमाल के इंजीनियर्स ने, अकियो मोरिता और मसारू इबुका। वो दोनों दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी में मिले थे और उनका एक ही मकसद था, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो जंग के लिए नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के काम आए। उस वक्त के जापान के हालात का अंदाजा लगाइए। शहर जलकर राख हो चुके थे, लाखों लोग बेघर थे और काम धंधे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लोग खाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर थे। मतलब ऐसे निराशा से भरे माहौल में एक नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। 1946 में कंपनी बनी और उनका पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर या तो चावल को कच्चा छोड़ देता था या फिर जला देता था। फिर आया एक हीटिंग ब्लैंकेट जो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन मसारू इबुका ने हार नहीं मानी और जानते हैं उन्हें पहली छोटी सी कामयाबी कहाँ मिली? रेडियो रिपेयर सर्विस में। इसी काम ने दोनों फाउंडर्स को फिर से एक साथ ला खड़ा किया। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने कंपनी के मिशन को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। ये कहानी है को फाउंडर अकियो मोरिटा की, जिन्होंने ठान लिया था कि वो मेड इन जापान का मतलब ही बदल देंगे। हुआ ये कि अमेरिका में जब अकियो को एक डेजर्ट के साथ एक छोटी सी कागज की छतरी मिली जिस पर लिखा था मेड इन जापान, तो उन्हें अपने देश के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बस उसी एक पल ने उनके अंदर एक जुनून जगा दिया कि मेड इन जापान का मतलब सस्ता टूटने वाला सामान नहीं बल्कि क्वालिटी का दूसरा नाम होना चाहिए। और इसी ग्लोबल सोच के साथ उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चुना। उन्होंने सोनस, जो कि साउंड के लिए एक लैटिन शब्द है, और सोनी, जो यंग मैन के लिए एक अमेरिकन स्लैंग है, को मिलाकर सोनी नाम बनाया। ये एक ऐसा नाम था जो दुनिया में कहीं भी आसानी से बोला और पहचाना जा सकता था। लेकिन रास्ते में चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। जब उन्होंने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया तो शुरुआत में उनके बनाए गए 95% ट्रांजिस्टर खराब निकलते थे। 95%! इस एक दांव ने कंपनी को लगभग दिवालिया ही कर दिया था। लेकिन वो डटे रहे। और फिर आई पहली बड़ी कामयाबी, TR-63, दुनिया का पहला पॉकेट साइज रेडियो। यहां एक मजेदार किस्सा भी है। असल में रेडियो जेब में फिट नहीं होता था, तो सोनी ने अपने सेल्समैन के लिए खास बड़ी जेब वाली शर्ट्स बनवाई। इसी तरह की स्मार्ट मार्केटिंग ने इसे रातों रात हिट बना दिया और सोनी एक जानी मानी कंपनी बन गई। अब सोनी के सफर का अगला दौर शुरू होता है, जो था लिविंग रूम पर कब्जा करने की जंग। इस जंग में उन्हें एक बड़ी हार और एक बहुत बड़ा धोखा मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं से उनकी सबसे बड़ी जीतों का रास्ता भी निकला। पहला बड़ा झटका था फॉर्मेट वॉर। सोनी का बीटामैक्स, हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में VHS से बेहतर था, लेकिन VHS सस्ता था और 4 गुना ज्यादा रिकॉर्ड कर सकता था। आम लोगों के लिए कीमत और रिकॉर्डिंग टाइम ज्यादा मायने रखता था और सोनी ये लड़ाई हार गया। इस हार के बाद कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। तब अकियो मोरिता ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने वॉकमैन का आइडिया पेश किया, एक ऐसा म्यूजिक प्लेयर जो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। कंपनी में लगभग हर किसी को यह आइडिया बेवकूफ़ी भरा लगा। मोरिता ने शर्त लगा दी कि अगर 30,000 वॉकमैन नहीं बिके तो वो कंपनी से इस्तीफा दे देंगे। और नतीजा, वॉकमैन ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी। लगभग 38 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिकी। इसने पर्सनल पोर्टेबल म्यूजिक का एक नया कल्चर ही शुरू कर दिया। इस एक प्रोडक्ट ने न सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाया बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद सोनी ने एक और जीनियस स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उन्होंने सिर्फ हार्डवेयर मतलब डिवाइस बनाने से आगे बढ़कर उस कंटेंट को कंट्रोल करने का फैसला किया जो उन डिवाइसेस पर चलता था। मतलब अब वो सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि उस पर चलने वाला म्यूजिक, गेम्स और फिल्में भी बनाने वाले थे। सोनी का सीडी के लिए बनाया गया बिजनेस मॉडल तो कमाल ही था।
सोचिए, वो दूसरी कंपनियों को सीडी बनाने का लाइसेंस देकर रॉयल्टी कमाते, फिर अपने खुद के सीडी प्लेयर बेचते, जिससे म्यूजिक की डिमांड बढ़ती और फिर अपने ही रिकॉर्ड लेबल का म्यूजिक अपनी ही फैक्ट्री में बनी सीडी पर बेचते। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें हर तरफ से पैसा आ रहा था। और अब आती है वीडियो गेम की दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाजी की कहानी। सोनी और निंटेंडो मिलकर एक सीडी बेस्ड कंसोल बना रहे थे, लेकिन निंटेंडो ने अचानक पब्लिक में सोनी के दुश्मन फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी। इस धोखे से सोनी इतना नाराज हुआ कि उसने अपने अधूरे प्रोजेक्ट को ही एक नए कंसोल एम्पायर में बदल दिया, द प्लेस्टेशन। प्लेस्टेशन की जीत का सबसे बड़ा कारण था उसका सीडी फॉर्मेट। इसके चलते प्लेस्टेशन पर करीब 8000 गेम्स थे, जबकि निंटेंडो 64 पर सिर्फ 400। इतनी बड़ी गेम लाइब्रेरी ने प्लेस्टेशन की जीत पक्की कर दी। फिर साल 1998 में सोनी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक की। उन्होंने दिवालिया हो चुकी मार्वल कंपनी से स्पाइडरमैन के फिल्म राइट्स सिर्फ $7 मिलियन में खरीद लिए। ये एक और कदम था हार्डवेयर कंपनी से कंटेंट पावर हाउस बनने की तरफ। तो सवाल उठता है, $7 मिलियन, क्या ये सौदा फायदे का था? बिल्कुल। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी ने सोनी के लिए लगभग $9 अरब की कमाई की है। यह सौदा इस बात का एक शानदार सबूत है कि सोनी कीमती कंटेंट को पहचानने और उससे पैसा बनाने में कितना माहिर है। अब हम कहानी को आज के दौर में लाते हैं, जहां एक बहुत बड़ी चुनौती ने कंपनी की नींव हिला दी और उस फिलॉसफी को सामने लाया जो आज भी सोनी को जिंदा रखे हुए है। 2014 का साइबर अटैक एक बहुत ही बुरा दौर था। हैकर्स ने कर्मचारियों की जानकारी, शर्मनाक ईमेल्स और बिना रिलीज हुई फिल्में चुरा लीं। इसका शक नॉर्थ कोरिया पर गया, जो शायद द इंटरव्यू फिल्म का बदला लेना चाहता था। इस घटना ने दिखाया कि सोनी जैसा बड़ा एम्पायर भी डिजिटल दुनिया में कितना कमजोर हो सकता है। तो सोनी की कहानी का असल सार क्या है? वो हमेशा से ही जोखिम लेने और कुछ नया करने से नहीं डरे।